देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इलेक्शन, आइन और ख्वाहिशें, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। सेंसस की वजह से इलेक्शन डिले ना हो, डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। फिर पर्दा उठने को है और मुल्क के बड़े सियासी पर्दे पर एक बार डब्बा साबित होने वाली फिल्म इलेक्शन 90 दिन में का सीजन 2 रिलीज करने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस फिल्म की रिलीज के लिए प्री प्रोडक्शन के काम को नामुकम्मल करार देकर उस पर काम को मुकम्मल करने का शेड्यूल जारी किया है। इस बार भी इस फिल्म की रिलीज पर पहले सीजन की तरह बहुत ज्यादा इबाहम और कंफ्यूजन है। पहले सीजन में भी इस फिल्म की तारीख का झगड़ा था और अब भी वही लड़ाई सामने आ चुकी है। पहले सीजन में तो अवाम इस फिल्म की रिलीज का इंतजार ही करते रह गए। इस फिल्म की नुमाइश के लिए किसी थिएटर का बंदोबस्त तो ना हो सका, लेकिन हाँ, इस 90 दिन वाली फिल्म पर जगह जगह थिएटर जरूर लगा रहा। कहा जा रहा है कि सीजन 2 के किरदार भी वही हैं जो पहले सीजन में थे, हिदायतकार भी वही हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी वही हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं, प्रोडक्शन टीम भी पुरानी है, टेक्निकल टीम भी पहले वाली है और सेंसर बोर्ड भी वही पुराना और सबका देखा भाला है। फिल्म की मार्केटिंग और इश्तहारी मुहिम चलाने वाले भी वही हैं, फिल्मी पोस्टर लिखने वाले भी वही। फर्क बस सिर्फ इतना है कि फिल्म के पहले सीजन की रिलीज सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा यानी कि 2 सूबों में की जानी थी, लेकिन सीजन 2 की रिलीज पूरे मुल्क में एक साथ की जानी है। गुज़िश्ता सीजन में भी हर तरफ 90 दिन की पुकार थी और अब भी वही 90 दिन की दोहाई है। गुज़िश्ता सीजन में पाकिस्तान की आला तरीन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सेंसर किया और इसकी नुमाइश की न सिर्फ इजाजत दी बल्कि इसकी रिलीज के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाकायदा अहकामात दिए। लेकिन इस फिल्म की रिलीज रोकने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स सेंसर बोर्ड के तमाम फैसलों में खामियां तलाश करके इसकी रिलीज को बार बार मुलतवी करते नजर आए। इस फिल्म की बरवक्त रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूटर्स में बाकायदा मैच पड़ा रहा, आंख मचोली होती रही। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सेंसर बोर्ड के अंदर पाई जाने वाली तकसीम का फिर भरपूर फायदा उठाया। 2 सूबों के अवाम इस फिल्म की रिलीज पर अपना फैसला सुनाने और रिव्यू देने को बहुत ही बेताब रहे, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बजाय टेक्निकल बुनियादों पर डब्बे में ही बंद रही। कभी इसकी रिलीज पर बजट को बहाना बनाया गया तो कभी मर्दमशुमारी का कार्ड खेला गया, कभी थिएटर्स की सिक्योरिटी पर थिएटर लगाया गया और देखते ही देखते इस फिल्म की रिलीज रोकने के लिए इस प्रोसेस में शामिल तमाम किरदार एक साथ सेंसर बोर्ड के सामने आकर खड़े हो गए। तो सेंसर बोर्ड ने अपने फैसले की वाज़ेह खिलाफवर्जी देखते हुए फिर चुप साध ली। सीजन 2 की रिलीज भी ताखीर का सामान वही पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले ही करके जा चुके हैं। इन्हीं के फैसले पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने रिलीज की तारीख देने के बजाय हल्का बंदियों की तारीख दे दी है। वैसे एक बार फिर अदलिया का सेंसर बोर्ड भी तारीख देने के लिए बैठ सकता है। पहले सीजन की तरह सदर ने जब सीजन 2 की रिलीज की तारीख देने के लिए मुशावरत शुरू करना चाहिए तो फिल्म के चीफ प्रोड्यूसर ने जवाबी खत लिखकर न सिर्फ मुलाकात से माजरत की बल्कि इस फिल्म की रिलीज की तारीख देने के इख्तियारात पर भी सवालात खड़े कर दिए। तो सवाल ये है अहम कि क्या इलेक्शन 90 दिन में का सीजन 2 अपने वक्त पर रिलीज होगा या ये भी तनाजात और लड़ाई झगड़ों का शिकार ही रहेगा। अच्छा, वैसे आज का सबसे बड़ा झगड़ा तो अवाम की औकात से बाहर होते बिजली के बिलों का है। इस झगड़े का हल भी किसी के पास नजर नहीं आ रहा और इस अहम तरीन अवामी मसले पर निगरान वजीर आजम ने कल एक इजलास तलब कर लिया है। क्या इलेक्शन से पहले इस झगड़े में कमी हो सकेगी या हालात मजीद बिगड़ने जा रहे हैं? आज के प्रोग्राम पे इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब। हमें PMLN से अताउल्लाह तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोर कमेटी के रुकन हैं PTI के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अता तारड़ साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपने सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन को खत और फिर जो जवाबी खत है वो आपने यकीनन पढ़ा होगा। आप सदर मुमलिकत तो आर्टिकल 48(5) की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का जो ये एक्ट है उसकी शेक 57 में तरमीम के बाद वो कहते हैं कि आर्टिकल 48(5) और 58(2) को मिलाकर पढ़ा जाए। तो सर, आपके ख्याल में इन दोनों में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जब क्लियरली लिख दिया गया कि इलेक्शन या इलेक्शंस की डेट अनाउंस करना
इलेक्शन कमीशन का काम है, तो फिर ऑब्वियसली जो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के असूल हैं जिसके तहत कवानीन की तशरीह की जाती है, तो आइन की शिकों को बहुत सारे कवानीन के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा। दूसरी बात, नहीं, लेकिन इसी को क्लियर कर दें जरा कि अब ये इलेक्शन कमीशन ने सर ये तशरीह करनी है, जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनको साथ मिलाकर पढ़ा जाए या उनको इनफरादी तौर पे देखा जाए? और क्या आप ये समझते हैं कि कोई एक्ट आइन से सर ज्यादा अहम हो सकता है? क्योंकि आर्टिकल 48(5) जो आता तार साहब क्लियर है बिल्कुल सर, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी एक्ट के सेक्शन का हवाला कैसे दे सकता है? नहीं, इसलिए या तो देखें ना, अगर आप कह रही हैं कि तशरीह ईसीपी ने करनी है, तो क्या सदर ने करनी है जो अपने स्टाफ को ब्लेम करता है, जो कानून साजी को रिटर्न किए बगैर कहता है मैंने रिटर्न कर दी थी, जो गलत बयानी से काम लेते हैं, जो सारी साइडों को खुश करने के लिए और अपने लीडर को भी खुश करने के लिए ऐसे ऐसे झूठ घड़ते हैं कि तारीख में कभी किसी सदर ने नहीं किया होगा। तो चले वो कतई नजर इस बात के, मगर जहां पे डेट का हवाला दे दिया गया है, और आइन की ये भी तो शेक है ना कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से बाउंड है प्रेसिडेंट जी। इसकी जो सीनियर कानूनदान है, कईयों से बात हुई इसके ऊपर, उनका ये ख्याल था कि ये सदर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर डेट नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी आइन की शिक है, और इसलिए प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के थ्रू है, अकेले नहीं है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस नहीं की तो फिर आइन की उस शिक को इलेक्शन एक्ट के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि डेट वो अनाउंस करे। ठीक है, अच्छा चलें आप इलेक्शन, ये जो आप बात करें आर्टिकल या जो इलेक्शन कमीशन का मौकफ है कि आर्टिकल 48(5) और 58(2) को मिलाकर पढ़ लें तो फिर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। लेकिन सर क्या इसका मतलब ये आता तारर साहब के उनके पास ये इख्तियार भी है कि वो 90 दिन से भी ज्यादा आगे इलेक्शन को लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो आर्टिकल 224 के सर वो पाबंद है ना, और आर्टिकल 224 ये कह रहा है कि असेंबली तहलील होने के 90 दिन बाद इलेक्शन होने हैं। बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ, और मेरी पार्टी को बड़ा एडवांटेज है फॉर इलेक्शंस का, क्योंकि तहरीके इंसाफ के इलेक्टेबल्स उनको छोड़ चुके हैं, ऑन ग्राउंड तंजीमें उस तरह मौजूद नहीं है, बहुत सारे हिस्सों में बढ़ चुकी है वो जमात जो किसी जमाने में बतौर प्रोजेक्ट लॉन्च की गई थी, और चंद किरदारों ने इधर उधर से लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके इस जमात में शामिल करा के इस जमात को बनाया था। अब वो उसी तरह डिसमेंटल हो रही है, तो इलेक्शन हमें बड़ा सूट करते हैं। मगर आइन के अंदर एक सेंसस की भी शिक मौजूद है कि मर्दमशुमारी होगी। अब मर्दमशुमारी जब हुई है उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हल्का बंदी है, डीलिमिटेशन है। तो देखिए अब डीलिमिटेशन अगर नहीं करते तो उसका क्या नुकसान है? 40 अरब रुपया उस पर लगा है, पूरी स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हुई है, और हल्का बंदियां नए अजला बनाए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब में स्पेशली। तो क्या ये मुमकिन है? सर आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बता दें कि अगर ये डीलिमिटेशन नहीं होती तो इसका नुकसान क्या है? क्योंकि सर जो कौमी असेंबली की सीट्स हैं 336, उनमें तो इजाफा नहीं होगा ना, क्योंकि अगर उनमें इजाफा होता है तो फिर तो आपको आर्टिकल 51 के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, तो वो भी एक बड़ा सवाल है कि वो कैसे होगी। और ये जो हल्का बंदियां हैं सर, इसके हवाले से तो आपको पता है वो सीसीआई का जो इजलास हुआ था उसके फैसले को तो चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त दो बड़ी सियासी जमातें भी कह रही हैं कि भाई पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन करवा लेना। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों बसिद है, क्यों वो इलेक्शन को 6 महीने आगे लेके जाना चाहते हैं? देखिए एक तो इलेक्शन कमीशन को हम ब्लेम ना करें, सियासतदानों की लड़ाई में हमें इलेक्शन कमीशन पे ब्लेम नहीं धरना चाहिए। मैं तो समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट थी पंजाब में, हम 15 बाई इलेक्शन हारे इलेक्शन कमीशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा फेयर सिस्टम इन प्लेस किया था। दस्का में हमारे मुखालफिन ने चोरी करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन खड़ा हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की, और प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये मिथ तोड़ी कि जिसकी गवर्नमेंट होगी वो बाय इलेक्शन जीतेगा। ये मिथ इलेक्शन कमीशन ने तोड़ी है, लेट्स नॉट ब्लेम देम, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए जहां पे आपकी सीटें नहीं बढ़नी मान लिया, मगर इंटर डिस्ट्रिक्ट पैरिटी तो आनी है, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बड़ी है और जिसकी कम हुई है, प्रोविंशियल एलोकेशन सेम रहेगी। प्रोविंशियल एलोकेशन आइन में दर्ज है, सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, इनकी सीटें सेम रहनी है, मगर विद इन डिस्ट्रिक्ट। ओके, यानी हफ्जाबाद की सीट बढ़ जाएगी, गुजरावाला की बढ़ जाएगी, जेलम की कम होगी। ये तो होना है ना।
अब जब मर्दमशुमारी हो चुकी है तो फिर क्या हर्ज है कि हल्का बंदियां करवा ली। आप ठीक कह रहे हैं कि पीटीआई कह रही है कि ये जो मर्दमशुमारी की महीना यही सारी फसाद की जड़ है और इसीलिए इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है। शुएब शाहीन साहब, जो बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है और जो मुस्लिम लीग नून का मौकफ है, मुझे यकीन है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन सर इलेक्शन कमीशन क्यों ये बात कर रहा है, क्यों इस पे जोर दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन को आईन और कानून का कुछ नहीं पता, उनको अकल नहीं है, वो नहीं समझते कानून को। हुए बदरा बहाना बिस्यार, यानी नीयत अगर ख़राब हो तो 1000 बहाने 100 बहाने आपको मिल जाया करते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये जो तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि जो लॉ में अमेंडमेंट की इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57, 58 की बात है, उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और सेटल्ड लॉ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई लॉ ओवरराइड नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन ओवरराइड करता है। आर्टिकल 8 के मुताबिक अगर कोई भी लॉ इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। ठीक है, यहाँ इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन खुद लिख के दे चुकी है। क्लियर करेंगे, तरमीम इलेक्शन एक्ट में गलत है, आप ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन आइन की तशरीह गलत कर रहा है? नहीं, इलेक्शन कमीशन तशरीह गलत कर रहा है। अच्छा, जो असम्बली डिसॉल्व होती है बाय द प्रेसिडेंट और बाय द गवर्नर, प्रेसिडेंट जिसको डिसॉल्व करेगा उसकी पावर प्रेसिडेंट के पास है, उसको वो डेट देगा। जो असम्बली डिसॉल्व करेगा गवर्नर, उसकी पावर गवर्नर के पास है कि वो डेट देगा। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना कि आर्टिकल 48(5) कह रहा है सदर डेट देगा और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है सेक्शन 57 में वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन देगा। मैं उसी पे वाजे कर रहा हूँ, सेक्शन 57 में ये पावर पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थी, उसको चेंज करके मसलन वो दे देगी इलेक्शन कमीशन को। मसलन ये नेशनल असम्बली अपना मुद्दत पूरी करके 13 को या 14 को खत्म हो जाती, इन दैट इवेंचुअलिटी ये डेट देनी थी इलेक्शन कमीशन ने ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिटर्मिन कर चुका है 1 मार्च के फैसले को। आर्टिकल 105 में है कि गवर्नर जब डिसॉल्व करेगा तो उसकी डेट गवर्नर ही देगा। या आपको याद होगा प्रेसिडेंट ने दोनों डेट्स दे दी थी, एक केपीके के बारे में भी और पंजाब के बारे में भी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, वो केपी के बारे में कैसे दे दी। सुप्रीम कोर्ट में खुद इन्होंने कहा कि हाँ ये केपी का गवर्नर ही देगा, क्योंकि ना ये प्रेसिडेंट की पावर। अमल दरामद तो नहीं हुआ था ना, जो सदर साहब ने भी डेट दी थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 मई का फैसला दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गई ना, और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई इबहाम हो तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है। इसमें इबहाम क्या है? इबहाम तो है ही नहीं ना, आर्टिकल 48 हो या आर्टिकल 105 हो। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है इसकी कोई अहमियत नहीं है भाई, ये कौमी असेंबली ने तरमीम की है सर, और आपने इसको चैलेंज भी नहीं किया है जैसे बाकी चीजों को किया हुआ है। इसकी तरमीम का इम्पैक्ट ये है, जैसे मैं आपको पहले गुजारिश कर रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी रिगार्डिंग दी एक्सपायरी ऑफ टर्म पे, फर्ज करो गवर्नर हो प्रोविंशियल असेंबलीज के बारे में और प्रेसिडेंट हो नेशनल असेंबली के बारे में, वो प्रेसिडेंट ने डेट देनी थी जब एक्सपायरी ऑफ टर्म हो, वो पावर लेके इलेक्शन कमीशन को दे दी गई। यहाँ तो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है। ओके, एक सेकंड, अता तारड़ साहब जरा इस पे प्लीज अपना कमेंट देंगे, ठीक कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे डिसॉल्व हुई है जी, यहाँ पे डिसॉल्व हुई है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे हुई है। अब आगे अगर डेट भी देनी है तो वो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक था, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन। वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस अगर साथ आती नहीं है ना, पहले ये तो तय कर लें कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है, सदर अपने तौर पे डेट देने का मजाज ही नहीं है। अब आप उसको ला रहे हैं कि 48 पहली शिक में कि कोई भी काम करेगा प्रेसिडेंट ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करेगा, उसका इस शेक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्सक्लूसिव पावर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिटरमिन कर चुकी है। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अब जाएगा। कब चैलेंज कर रहे हैं फिर आप इसको? चैलेंज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कर दिया है, मेरा ख्याल है पीटीआई ने भी तैयार कर ली थी, पीटीआई ने भी पिटीशन फाइल करनी थी परसों, अगर नहीं हुई तो मंडे को हो जाएगी। पीटीआई ने मेरा ख्याल है मंडे को हो जाएगी, ये भी हमने अनाउंस कर दिया। 14 मई पहले भी डेट आई थी ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ था। अब कोई ऐसा फैसला आता है तो अमल दरामद हो जाएगा आपके ख्याल में? इसलिए कि उस वक्त ये असेंबली जो बैठे हुए थे, जो रास्ते में रुकावटें थी, मेरा ख्याल है कि अब वो रुकावटें पैदा करने की किसी में कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि फंड्स आज मिल चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो ये ना कह दे कि जी आप दहशतगर्दी के मामला इतने हैं कि हम अपने बाकी भी इल्जामात उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो इसमें आप नहीं समझते कि फिर किरदार जो है वो चीफ जस्टिस साहब का भी उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? इसके अंदर उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है आज भी उनको बुलाएं, लगे फिर वो ये कहते हैं कि पूरे साल में सीनियर तरीन जजेस को बेंच में नहीं शामिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हुई, फिर वो कहते हैं बेंचेस को देख ही पता चल जाता है, अंदाजा लगा लिया जाता है फैसला क्या होगा। तो सर अगर ये सब नहीं होता तो ये हुकूमत इनमें इतनी हिम्मत थी कि ये अमल दरामद ना करते? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आइन की कौन सी शेक की उसने खिलाफ वर्जी की है मौजूदा जजेस ने?
यही कहा है ना कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ, जो आइन कहता है। गलत क्या कहा, गलत क्या कहा? जिसको आपने चढ़ दौड़े उनके दरवाजे पे जाकर के कंटेनर्स लगा के उनको गालियां दी गई, आइन पार्लियामान में खड़े होकर 68 की वायलेशन करते हुए उनके कंडक्ट जिसको मौका मिलता है वो आइन की खिलाफवर्जी करता है और इल्जाम दूसरों को देता है। बहुत सारी एग्जांपल्स फिर आगे, फिर अभी मैं कासिम सूरी की रूलिंग पे शुरू हो जाऊंगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने करार करार दी थी। 90 डेज के इलेक्शन से कौन भागा? यही जमातें थी ना, यही पीडीएम की जमातें थी, ये पीपल्स पार्टी थी। और फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने पहले खुद कहा कि हम पुराने सेंसस पे इलेक्शन कराएंगे। आखिरी दिन क्यों उस सेंसस का नोटिफाई किया? एक जानबूझ के वहां पैदा किया कि वो नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं किया गया। लेकिन जरा नौबत देखे ना, पंजाब में 63 की गलत तशरीह करके सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत पीटीआई के हवाले की ताकि वो असेंबलियां तोड़ सके। नहीं, उसका तहलील कर दी। 90 डेज के इलेक्शन है। मुझे बता दें कि जहां पे पार्लिमानी लीडर का लेटर था कहां था, जहां पे चौधरी शुजात का लेटर था वहां पे क्या अमल दरामद हुआ? तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये आर्टिकल 63 की गलत तशरीह जो की इसको ठीक करना पड़ेगा। चले जरा अब सलीम बुखारी साहब को सर बहुत मुबारक हो, सितारा इम्तियाज, और आप ये डिजर्व भी करते हैं सर, चूंकि इस वक्त में पाकिस्तान में सहाफत करना सर बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आप जिसकी भी ऊपर तनकीद करेंगे ना तो आप उसके विलन बन जाएंगे। तो आपको बहुत मुबारक हो इसमें, और साथ ये भी बता दें कि जरा आइन का विलन कौन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मुबारकबाद का। ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मुझे 52 साल हो गए सहाफत में जी, माशाल्लाह। तो ये इसके लिए ये रिकग्निशन जो है ये सब आप लोगों के ज़हनी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो बाद में मैं किसी वक्त अर्ज कर दूंगा, लेकिन आपकी मुबारकबाद का बहुत शुक्रिया। सवाल आपका इतना गंभीर है और जो इब्तदाइया आपका था, मैं तो उसके सहर से अभी तक नहीं निकला हूँ कि थिएटर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, हीरो हीरोइन भी वही है, एक्स्ट्रा भी वही है, म्यूजिक डायरेक्टर भी वही है, सिंगर भी वही है, डांसर भी वही है। ये तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि प्रोड्यूसर बदल गया है। प्रोड्यूसर का जिक्र तो करना चाहिए ना जब आप इतनी बड़ी फिल्म का जिक्र कर रही हैं। तो एक्टर बदले हैं? नहीं, वो नहीं है। मैं अर्ज कर देता हूँ ना आपको, वो जो पहले था मैं सुन तो ले, मेरी भी तो सुन ले ना। जो पहले प्रोड्यूसर था वो मीर जाफर ठहरा, वो मीर सादिक ठहरा, वो गद्दार ठहरा, वो साजिशी ठहरा। उसको छोड़ दीजिए। नए के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बहुत कोशिशें हुई, नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए कि जो सबक 9 मई को इन्होंने सिखाया उसके बाद कोई आदमी विद बैजेस एंड यूनिफॉर्म इनसे बात करने के लिए अभी तो आमादा नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये हम नहीं जान सकते, इसलिए कि यहाँ तो काया पलटते देर नहीं लगती है। लेकिन ये जो 90 दिन की बहस है ये मेरे नजदीक इसलिए बेईमानी है कि ये इलेक्शन उसी वक्त होने हैं जब उन्होंने चाहना है। इसके बारे में किसी को कोई इबाम होगा मुझे नहीं है, और वो इस वक्त तक ये नहीं करेंगे जब तक 9 मई के जिम्मेदारों को वो अपनी दानिस्त में उनके इंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं। अगर हम आराम से इसके साथ रिकंसाइल कर लें तो मुझे बहुत ज्यादा वक्त जाया करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने 90 डेज की बहस में पढ़ना है तो 90 डेज तो 14 मई को भी तो थे ना। बिल्कुल, 14 मई को भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं आपकी बात से ये समझूं, जब पड़ गया है कि मैं आपकी बात से ये, जब सिस्टम कोई फैसला करता है तो फिर वो ही होता है, फिर चाहे कोई फैसले आते रहें या कितनी बातें होती रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं आपसे एक सवाल करूं, मुझे ये बताइए कि कब ऐसा नहीं हुआ हमारी तारीख में? हर दफा हुआ। तो अब भी होगा क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज नहीं बदली हैं। वो जिसको अंग्रेजी जुबान की इस्तिलाह में कहते हैं हु कॉल्स द शॉट्स, तो वो वही हैं, वो नहीं तब्दील हुए हैं। और अब वो नाराज हैं, अब वो दुखी हैं। उनका ख्याल ये है, और ये बात दुरुस्त भी है, कि जो कुछ 9 मई को हुआ ना इससे पहले कभी हुआ और ना ही आइंदा कभी कोई होने देगा, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के किसी बनाना रिपब्लिक में भी वो सब कुछ नहीं होता। तो ये रियलिटीज हैं जिसको फेस करना पड़ेगा, जिसका नतीजा ये है कि आज वो इमरान खान साहब जो हर वक्त यानी ज़मान पार्क में बैठ के रात को रोजाना कौम से खिताब फरमाते थे, वो आज जेल में है जी। वो उसका किसी क्रेडिट किसी सियासी जमात को, किसी अदालत को नहीं है। वो आपको भी पता है पारस, आप जानती हैं मैं क्या कह रहा हूं। जी सर। तो मेरे ख्याल में ये बहस के इलेक्शन 90 दिन में होने या नहीं होने हैं, ये बेमानी है। ये चाहे आप इसको आर्टिकल 57 की तरमीम कह लें, वो जो पहले सूरत हाल होती थी कि अगर प्रेसिडेंट आर्टिकल 52(8)(2)(b) के तहत असेंबली तोड़ेगा तो फिर वही फैसला करेगा कि इलेक्शन कब होने हैं। तो सर आपको लग क्या रहा है, जरा इस पे अपना तज्जिया दें के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो चाहते ही नहीं है इलेक्शंस हो, या वो कब तक
चाह सकते हैं कि इलेक्शंस हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन की फिर बात कर देता है, ये हो सकता है, या फरवरी में इलेक्शन नजर आ रहे हैं और अगर नहीं होते तो फिर सर सेनेट के इलेक्शंस का क्या होगा? क्या रमजान में वोट डाले जाएंगे? ये सवाल जो है ये जवाब तलब तो है ना सलीम बुखारी साहब? जी बहुत सारे सवाल जवाब तलब है, और ये सवाल भी जवाब तलब है। मैं तो एक आदमी को क्रेडिबल समझता हूं जिसका नाम कंवर दिलशाद है, जिसने बाकायदा शेड्यूल दे दिया है कि भाई ये होगा और वैसा ही होना है। ये इस वक्त जो कहा जा रहा है कि ना वोटर लिस्ट को अपडेट करने की जरूरत है, ना ही जो ये हल्का बंदियां हैं इसकी जरूरत है, ये कहना आसान है। अगर आप इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो ये बात आपको बड़ी वजनी लगती है, लेकिन अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है जहां चारों सूबों के वज़राए आला बैठ के कोई फैसला करते हैं, और वो जब कंफर्म कर दें कि ये सेंसस जो है इसके तहत ही अब अगले इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन कमीशन के हाथ बांध दिए जाते हैं एक तरह से, इसलिए कि उसको 4 माह का अरसा चाहिए। ये आज नहीं कह रहे वो, ये इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की यानी जो मीटिंग है उससे बहुत पहले से कह रहे हैं ये कि अगर हल्का बंदियां हमें करनी पड़ी तो फिर वक्त लग जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ना आइन के तकाजे के मुताबिक इलेक्शन होंगे, न सियासी जमातों की ख्वाहिश पर होंगे। इलेक्शन तभी होंगे जब पिया चाहेंगे। अच्छा, तो वो जो पिया हैं या जिस मुल्क के बड़े हैं, उनके हवाले से राजा रियाज ये कह रहे हैं कि वो मुल्क के बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन तो भाई फरवरी में ही होंगे। तो क्या लग रहा है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, चूंकि पिया या इस मुल्क के बड़े जो हैं वो यही चाह रहे हैं जो राजा रियाज बता रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, अगर तो वो ये दुरुस्त कह रहे हैं, अपने पास से नहीं कह रहे हैं, तो फिर फरवरी में हो जाएंगे इलेक्शन, हो जाएंगे। राइट सर, ठीक। एक ब्रेक ले बाद जरा मजीद इशूज को शामिल करेंगे प्रोग्राम में, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा, आता तारड़ साहब, ये तोशा खाना केस पर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं इस पे काफी सर बहस हो चुकी है, और ये एक बिल्कुल अलग बहस है कि इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट को ये जो केस है ये टेकअप करना चाहिए था या नहीं। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि ये वाजे हो गया है कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसमें बहुत सी खामियां हैं, या आप अभी भी ये समझते हैं कि जो जज हुमायूं दिलावर है उनका फैसला दुरुस्त था, ठीक था? देखिए, तोशा खाना का केस जो कि बड़ा छोटा केस था, उसको 1 साल चलाया गया। उसमें एक जज जफर इकबाल को भगा दिया गया अंडर प्रेशर करके, उनकी अदालत पे हमला करके, लश्कर कशी करके, उनकी अदालत को लोगों के साथ भर के, गालियां दे के। तो फर्द जुर्म जब भी होना होती थी, खान साहब भाग जाते थे अदालत से। सो मच सो कि जब पुलिस उनको लेने गई कि आप अदालत में आए, तो पेट्रोल बम मारे गए, दहशतगर्दों को पनाह दी गई वहां पे। तो ये केस का फैसला खान साहब क्योंकि गिल्टी थे, देखिए ना, आप और मैं आज बहस कर रहे हैं टेक्निकलिटीज पे, यानी तोशा खाना के तोहफे को बंदा घर लेके जाता है ना, वो इसलिए लेके जाता है कि ये फलां वली अहद ने, फलां बादशाह ने, फलां प्रेसिडेंट ने दिया था, मैं घर पे बतौर यादगार रखूं, मोमेंटो के, सुवेनियर के, इसलिए घर नहीं लेके जाते कि मैं इसको ब्लैक मार्केट में बेचूंगा। अच्छा, नहीं, लेकिन मेरा अगर सवाल का पहले जवाब देने, आप समझते हैं? मुझे तमीज तो बांधने देना जी। सर, ये तमीज तो याद है हमें। अब बताएं, फैसला दुरुस्त है? हुमायूं दिलावर के फैसले में कोई ग्लेयरिंग इलीगैलिटी नहीं है, मसला रूल ऑफ लॉ का नहीं है, मसला मदर इन लॉ का है, और पे जवाब देना है। और देखिए, जिस तरीके से आदमी जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस पेंडिंग है, लाहौर का एक प्लॉट है, वो जस्टिफाई आज तक नहीं कर सके मज़ाहिर अली जफर साहब के मेरिट्स का तिया पांचा किया, ये इनका काम नहीं था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील थी और डे टू डे चल रही थी, हर दूसरे दिन अपील फिक्स हो रही थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को ये काम करने देते, वहां पे बहस करवाते, वकील नहीं था ईसीपी का, उसको क्राउड में से खड़ा किया, खड़े हो जाओ, हम रिलीज कर देंगे, तो हम फलां कर देंगे। ये कोई तरीका है कि आप बादशाह सलामत की तरह अहकामात जारी करें जबकि आपको पता है कि अपील चल रही है? तो मैं समझता हूं कि अगर कोई मामला था भी तो वो हाई कोर्ट में डिस्कस होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का और स्पेशली मज़ाहिर अली अकबर नकवी का ये काम नहीं था। राइट। वैसे सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट, आमिर फारूक भी यही कह रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं। सर, ये जो जज हुमायूं दिलावर को OSD बनाया गया है ये हाई कोर्ट की तरफ से, ये वाकई कोई सिक्योरिटी इशू था या कुछ और भी वजह हो सकती है तारड़ साहब इसकी? देखिए, जो मैंने अभी तक चीजें देखी हैं, आमिर फारूक साहब ने जरूर कहा होगा टेक्निकलिटीज पे होंगे इशू जो डिस्कस होने चाहिए, आर्ग्यू होने चाहिए, मगर इनकी अपनी दरखास्त आई हुमायूं दिलावर की कि मुझे चेंज कर दिया जाए। ठीक।
दरखास्त पहले आई है, चेंज बाद में किया गया है, यानी उनकी अपनी दरखास्त में अमल दरामद करते हुए चेंज किया गया। कल बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि जी क्योंकि ये नाक़िस फैसला था तो चेंज कर दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। उनकी दरखास्त मंजर आम पे आ चुकी, जिसकी बुनियाद पे उनको ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, और बाकी फिर बात वही है। अच्छा सर, ये जो फैसला दिया, के दावेदार हैं, 2 झंडे लगा के रोज तकरीरें करती हैं, तो टेक्निकलिटी के पीछे मत छुपे, आके बताएं कि ये हमने चोरी की है और ये हमने डिक्लेयर नहीं की। साहब बताएंगे, लेकिन सर बतौर वकील मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ और आप इसका बहुत अच्छा और बेहतर जवाब दे सकेंगे कि इस तरह के जो केसेस होते हैं या सजाएं होती है, आपको पता है कि उसमें जल्दी जमानत हो जाती है, तो ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक जमानत क्यों नहीं हो पा रही है? तारड़ साहब, सफ्तर की 1 साल की सजा थी, 3 माह में उसमें 8 दिन हो गए हैं, उसको 12 दिन हो गए हैं, उसको 14 दिन हो गए हैं। वो भाई 2-3 महीने अमूमी तबते हैं की मुअत्तली में। ये नहीं होता कि पहले दिन ही सजा मुअत्तल हो जाए, चाहे छोटा सेंटेंस हो, और 1 साल का सेंटेंस एज ऑफ राइट होता है पहली दफा। 1 साल की जो कैद है वो तो फौरी हो जाती है, 3 साल की कैद को फिर भी 1.5-2-3 माह लग सकते हैं। तो पीर को जमानत हो जाएगी आपके ख्याल में चेयरमैन पी, या बाकी केसेस तैयार हैं? मेरा ख्याल कि इनकी जान बच सकेगी, लीगली बात कर रहा हूँ। ये बुरी तरह फंस चुके हैं, साइफर के केस में इनकी गिरफ्तारी डल चुकी है, वो 30 तक ऑलरेडी है, इनको जवाब देना होगा। मगर क्योंकि किसी मदर इन लॉ के ये लाडले हैं और वो मदर इन लॉ दूसरे जजेस को भी फोन करती है, मुनीब वगैरह को, तो इसलिए हो सकता है इनका दीदार करना चाहे और एक और मौका ले गुड टू सी यू करने का। ओके शेख शाहीन साहब, एक बार साहब की जायज़ नहीं है जो सवाल वो उठा रहे हैं कि अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इसको टेकअप करने की इस वक्त में क्या ज़रूरत थी? फिर उन्होंने अपना माइंड भी बता दिया कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो सही नहीं है वो, और फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो जज्बाती भी हो जाते हैं। सर, तो इससे हाई कोर्ट पर प्रेशर नहीं पड़ेगा? बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट नहीं मानता, हाई कोर्ट का फैसला ट्रायल कोर्ट नहीं मानता। ये भी अलमी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले राउंड ऑफ लिटिगेशन में याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में बेंच ने ये हुक्म दिया कि आमिर फारूक साहब को कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन, मेंटेनेबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन, ऑथराइज्ड ऑफिसर, ये सारी चीज़ों को यकजा करके फैसला करें। इन्होंने उठा करके फिर तीसरी मरतबा उसी ट्रायल कोर्ट को भेज दिया जिसके खिलाफ हमारा तासुब का 3 एप्लीकेशनें पेंडिंग थी। फैसला इन्होंने नहीं माना। नीचे जब गया ये फरमा रहे हैं कि जनाब उसमें कोई लीगलिटी नहीं है। जब हमने कहा गवाह हम पेश करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तारीख का पहला केस और आखिरी केस है जिसमें कहा कि गवाह मैं तायन करूंगा कि आपके गवाह कौन होने चाहिए। भाई मुल्जिम को आप कह सकते हो कि आपके गवाह कौन होने चाहिए कि मैं पेश उसका तायन करूंगा। फिर ना सिर्फ ये बल्कि हाई कोर्ट ने कहा नहीं आप दोबारा फैसला करो, सुन के उसने बगैर सुने फैसला कर दिया। और साथ कहा जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है मैं उसको नहीं मानता, मेरा जो पुराना फैसला मैंने दिया था जुरिस्डिक्शन पे, मेंटेनेबिलिटी, मैं उस पर रिलाई करता हूँ। और सुने बगैर सजा दे के एग्जीक्यूट कर लिया 10 मिनट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट फैसले दे, बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा कहा, इसलिए कि जो पिया या मुख्तदर तबके या जो सुपर पावर है उसने कहा नहीं हमने इलेक्शन होने देना नहीं हुआ। जब सुपर पावर की ख्वाहिश थी कि इस वक्त 5 से 10 मिनट के अंदर उसको जेल भेजना है, ना अभी ऑर्डर साइन हुए हैं, ना अभी उसके ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट जारी भी नहीं हुआ, साइन तो दूर की बात है। जब आप इस बात को मान रहे हैं तो बस इलेक्शन कमीशन को ही फिर डेट देने दें, फिर समझ जाएं आप। हम क्या समझ जाएं? आप इस तरह करें, आप सीधा सीधा माशाल्लाह लगा लें, सीधा सीधा आप आइन मुअत्तल कर दें, हम भी मुतमैन हो जाएं, आप भी मुतमैन हो जाएं, हम जाके घर बैठ जाएं, हम खेती बाड़ी करें। हम क्यों आपके पीछे आइन की तशरीह करते करते रुल गए हैं? ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अदालतों की दुकानें बंद कर दें। ये दुकानें फिर किस लिए बैठी हुई हैं? ठीक है। तो बात यह है कि अगर हमने आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी का झंडा उठाया है तो उसके लिए हमें जुद्दोजहद करनी है। हमने आइन और कानून की बात करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये एक्स पार्टी फैसला है, अगर ये है भी मान भी लिया जाए तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले ये फैसला नहीं देना चाहिए? मैं फिर वही बात कर रही हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड सामने रख दिया तो हाई कोर्ट कैसे आजादाना फैसला करेगी? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दूसरी मर्तबा हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए हुए हैं। अपील उन्होंने 20 दिन बाद लगाई है। अपील सुनते हुए वो फैसला कर रहे थे, नीचे से इलेक्शन कमीशन का वकील आ गया कि नहीं जी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, इसलिए आप 1 दिन के लिए रुक जाइए। वो उनके कहने पे रुके, हमारे कहने पे नहीं रुके। यही पैनामा केस के हवाले से कहती थी कि एहतसाब अदालत पे सुप्रीम कोर्ट का जो है वो निगरान जज लगा दिया, और जो फिर फैसले हुए ना ये आज तक कहते हैं कि वो मुतनाज़ा फैसले हुए हैं। जज का कोई काम नहीं होता। निगरान जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर सिर्फ सुपरविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मामला कहा जाता है। फिर हमेशा एक फोरम पे होने देना फैसला।
बात यह है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट दूसरी मर्तबा सुन रही है अपीलें, उनके पास अपीलें आए, वो क्या करें? तारड़ साहब कह रहे हैं चोरी, भाई चोरी तो की है मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ गिलानी ने, जो गाड़ियां ली हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ले नहीं सकते, ये है चोरी। जिसने घड़ियां ली सिर्फ इसने नहीं ली, शाहिद खाकान अब्बासी ने, नवाज शरीफ ने, सभी ने ली। अब तो रिपोर्ट आ चुकी है और डिक्लेयर भी नहीं किया, हमने डिक्लेयर किया इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सर मुझे आगे की बात करते हैं, मतलब आपको लगता है पीर को चेयरमैन पीटीआई की जमानत हो जाएगी? मैं होपफुल हूं। तो जमानत हो जाएगी, उसके बाद बरी भी हो, रिहा भी हो जाएंगे, ज्यादा इम्कान है, इसलिए केसेस में आमिर फारूक साहब को जब पहले दिन, आज से 20 दिन पहले हमने उनको पास जब अपील हमारी लगी थी, हमने कहा जनाब इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दें, शॉर्ट सेंटेंस है, अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल कर दूंगा। हमने कहा बाकी केसेस हमारे हैं वरना वो खराब होंगे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी के केस का हवाला दिया कि उनके साथ भी यही हुआ था, मैं जब रिवर्स करूंगा तो सेम पोजीशन में लाऊंगा, और उन्होंने कहा कि 4 दिन के अंदर अंदर मैं डेट लगा दूंगा। पहली डेट आई 17 दिन के बाद। वैसे पीटीआई का मीडिया सेल इनजस्टिस के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, मुनाफिकत के हवाले से कह रहे, उन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, बातें की जा रही है। ठीक बात है वैसे कि किसी जज के ऊपर आप इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं सर? नहीं, इल्जाम की बात नहीं होती। जब आप किसी जज के तासुब के बारे में एविडेंस के साथ बात करते हैं, हमने एप्लीकेशन इनके पास जमा कराई पिछले राउंड ऑफ लिटिगेशन में, और उन्होंने बगैर सुने कोई जजेस पे केसेस ही नहीं सुन सकते सर अगर इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो। अगर मैं बुखारी साहब की बात को बारो करूं कि अगर जजेस कंप्रोमाइज हो जाएं, जजेस अगर एस्टेब्लिशमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेनी शुरू कर दें, क्या उनको जजेस आप कहेंगे? क्या उनके ऊपर आप तासुब का इल्जाम तासुब के कह के क्या उनसे आप अपनी केस चेंज नहीं करा सकते? सलीम बुखारी नहीं कराना चाहिए। इस पे भी तज्जिया दें सर। और आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो इतनी तेजी से सर रोजाना की बुनियाद पे हालात में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, सलीम बुखारी साहब, आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे सर, या आप समझते हैं कि किसी किस्म की कोई जो सहूलतकारी है वो हो सकती है? देखिए, 2-3 बातें अर्ज करना बहुत जरूरी है। एक तो मेरे भाई ने कहा, शोएब शाहीन साहब की मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बहुत कुव्वत के साथ डिफेंड करते हैं वो अपनी पार्टी का भी और अपने लीडर का भी मौक़िफ़, बड़ी हिम्मत है इनकी, मैं इनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन 2-3 बातें जो हैं उनकी, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस ली जा रही हैं तो फिर मार्शल क्यों नहीं लगा दिया जाता? तो मार्शल तो उस वक्त भी नहीं लगा था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 4 साल के बाद हमें बताया कि वो तो बिल्कुल डमी थे, ये फैसले तो सारे जनरल हमीद और जनरल फैज अपने जनरल बाजवा किया करते थे। तो मार्शल तो तब लगना चाहिए था ना, जिस वक्त का हमें हाल जो है वो सुनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अदालतों की ये जंग जारी रहेगी, इसलिए कि ये पीटीआई का क्रेडिट है कि उन्होंने अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान जंग करा दी है, उन्होंने अदालत और एस्टैब्लिशमेंट की जंग करा दी हुई है। अब जीतेगा वही जो ताकतवर है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, ये कोई खुशी से मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सिनारियो ऐसा ही है। यही जज आमिर फारूक साहब जब 50 मुकदमों में पीटीआई और पीटीआई के लीडर को रिलीफ देते हैं तो ये जज बहुत अच्छे थे। एक केस में अगर वो जल्दबाजी का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं है तो उसके साथ जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया उठा के देखिए, यही कमाल है पीटीआई का। यानी ये प्रेशराइज करके जजेस को फैसला लेने की जो रविश है, इसे किसने इजाद किया, मैं इसकी तफसील में जाने के लिए इस वक्त आमादा नहीं हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया हैंडलर्स ने हमारी अदालतों की क्या गत बनाई है वो हमारे सामने है। अभी हाल ही में आप देख लीजिए हुमायूं दिलावर के साथ क्या हुआ है। अगर तो पीटीआई समझती है कि ये बड़े फख्र की बात है कि पाकिस्तान के जजेस बाहर जाएं, पॉलिटिशियन बाहर जाएं, उनको सड़कों के ऊपर जलील किया जाए, औरतों के ऊपर गालियां बरसाई जाएं, तो ये उनका कल्चर जो है, मैं सलाम करता हूं उनको अगर वो ये समझते हैं कि ये सही है। ये नहीं होना चाहिए। इसने पाकिस्तान के मुआशरे का, पाकिस्तान के इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया है। बाहर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर जरा बाहर क्या क्या लिखा जा रहा है वो जरा देखिए। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ। देखिए, अगर तो पिया नहीं चाहेगा, मैंने पहले कहा था, अब मैं उसको क्वालिफाई कर देता हूं अपने बयान को। एक तो यह है कि केसेस इतनी तादाद में है और इस नौयत के खौफनाक केसेस हैं कि उनके तहत तो पीटीआई चीफ को बाहर आना मुझसे से कम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 16 सितंबर तक कोई भी बड़े से बड़ा रिलीफ दिया जा सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसका वो इजहार भी कर चुके हैं, इसकी वो ख्वाहिश भी रखते हैं, इस पर वो तुले हुए भी हैं। यानी कि 20 दिन रह गए चीफ जस्टिस के जाने में, कितनी जल्दी इस 20 दिन रह गए चीफ जस्टिस के जाने में, तो आप समझते हैं कि जाते जाते कोई बड़ा रिलीफ दे सकते हैं सर? क्योंकि उन्होंने खुद इंदिया दिया ना कि कुछ अहम केसेस के फैसले करना चाहते हैं, नहीं किए तो वो कहते हैं शराइस होगा।
नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडलर से और जो यूट्यूबर्स हैं उनसे मुलाकात में कहा ऐसे फैसले करके जाऊंगा कि कौम याद रखेगी। मुझे लगता है कि उनकी बात ये दुरुस्त है, कौम यकीनन याद रखेगी जो शाहकार फैसले वो करके जा रहे हैं। ठीक। अच्छा, तो अब 17 सितंबर की 16 सितंबर की बात की, तो आप समझते हैं कि 17 सितंबर के बाद जो हालात हैं वो बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा ना कहा है, ना मैं ऐसा सोचता हूं। मेरे ख्याल से बहुत सारी गलत उम्मीदें लगा रखी हैं जस्टिस काजी फायद ईसा से लोगों ने। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, आपको पता है मेरा हवाला किस तरफ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो नवाज लीग है। अगर उनका ख्याल ये है कि वो आके उनके लिए वही कुछ करेंगे जो उमर अता बंदियाल ने पीटीआई के लिए किया है, तो वो भूल जाएं, दे आर मेकिंग ए बिग मिस्टेक। ठीक। अच्छा सर, इन इश्यूज के साथ साथ सलीम थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं चाह रही हूँ जरा इस पे जरूर आप बात करें कि इन इश्यूज के साथ साथ यहाँ पे अवाम भी है, आम आदमी भी है, गरीब लोग भी हैं, क्या उनकी वो भी किसी की तरजीह में शामिल हैं? सर, ये अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल्स वो कहीं जला रहे हैं, कहीं फाड़ रहे हैं सर, कहीं पे उनको आग लगा रहे हैं, और कहीं जो बिजली का अमला है उनके ऊपर उनको ज़दोकोप किया जा रहा है। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, जा सकते हैं? हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक पार्टियों का ताल्लुक है, किसी भी पार्टी की तरजीह जो है वो अवाम नहीं है, इसलिए कि जिस तरीके से उनके ऊपर ये जल्लाद किस्म का रवैया इख्तियार किया गया है, चाहे वो IMF का नाम लेके है, चाहे वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल का नाम लेके है। पहले सुना था हमने कि चीखें निकलेंगी अवाम की, चीखें तो क्या, अब तो सॉफ्ट स्टोरीज हैं, अब तो सांसें रुक रही हैं। लेकिन मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में भी और आज आपके प्रोग्राम में मैं डराना चाहता हूं इन तमाम सियासी जमातों को, एस्टैब्लिशमेंट को, अदलिया को, कि खुदा के लिए अवाम के गैसो गजब से डरें। ये दुनिया के जितने 6 बड़े इनकलाब हैं उनमें से 5 की बुनियाद गरीबों की चीखो पुकार जब प्रैक्टिकल एक्शन लेने पर उतर आती है तो इनकलाब आते हैं। मुझे याद है नवाज शरीफ के दूसरे दौर में जब लोगों ने बाहर निकल के वापडा के दफ्तर जलाए थे, चाहे मैं उनका शाहिद भी हूँ, जो जब वो क्राउड बाहर निकलता है, जब अवाम बाहर निकलते हैं, फिर उसके सामने किसी किस्म की कोई कुव्वत ठहर नहीं सकती। मैं अगर आपको वापस ले जाऊं 1976 के उस एजिटेशन के ऊपर जो PNA ने किया था, जब फौज के आमने सामने गोलियों की वो थी और लोग निकल के आ रहे थे, तो 18 लाशें गिर गई थी और बिलाखिर वहां उस वक्त जो इंचार्ज था उसको कहना पड़ा कि हम अपने लोगों को गोलियां नहीं मार सकते। जब अवाम का बिपरता हुआ समुंदर बाहर निकलता है तो दुनिया की कोई उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता। तारड़ साहब, लास्ट कमेंट इसके ऊपर बता दें कि ये गरीब आवाम जो है वो किससे सवाल करे? जब बिजली का बिल देखते हैं तो बिल की कीमत से ज्यादा तो ये टैक्सेस उनसे वसूल किए जा रहे हैं। ये आवाम बिजली के बिलों को लेकर सड़कों पे आ चुकी है, ये किससे सवाल करें? अता तारड़ साहब, शुएब शाहीन साहब, क्या ख्याल है आपका? 16 रुपए बिजली का यूनिट था पिछले साल अप्रैल में, आज ये 50 रुपए आई थी तो ज्यादा 11 रुपए फी यूनिट था। जी चले, 11 से 16 हुआ ना। आज ये जब गए हैं 50 रुपए यूनिट है, अभी इन्होंने 5.5 रुपए परसों बढ़ाया, 2.5 रुपए आज बढ़ाया है। ये है इनकी सूरत हाल। और दूसरा, $24 बिलियन के रिजर्व थे, आज आपके मांगे ताकि के $4 बिलियन रह गए हैं। 6.1 GDP थी जो इनके अपने आदाद शुमार हैं, और आज आपका एडमिटेडली 0.3% आपकी ग्रोथ है। तमाम आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है। आपके लोग, महंगाई उस वक्त 12% थी, आज आपकी 38% हो गई है। और ये जो सो कार्ड अफलातून लेकर आए हैं ना, इंटरम सेटअप वाले, जो इनकी एक्सटेंशन है, ये 78% पर ले जाएंगे। इजलास जो है वो कॉल कर लिया है। आपको लगता है कि वो सिर्फ नशिस्तन बर्खास्त नहीं साबित होगा, या फिर उसमें कोई अवाम को रिलीफ या कोई सब्सिडी भी दी जा सकेगी? भाई, अवाम के नुमाइंदे ही अवाम को रिलीफ देंगे ना। जो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है उनको क्या लगे? $18 बिलियन मरात याफ्ता तबका है हमारा, सालाना लेता है मरात, जिसमें सिविल, हमारे ये जजेस और उसमें पार्लियामेंटेरियंस मफादात देते हैं, गुफ्तन और बर्खास्तन। इसके अलावा ये एक ही चीज हो सकती है, ये अपनी मरात खत्म कर दें, सबकी मरात खत्म कर दें, ये मुफ्त बिजली खत्म कर दें, मुफ्त गाड़ियां खत्म कर दें, मुफ्त पेट्रोल खत्म कर दें। ये होना चाहिए। $18 बिलियन सालाना से बिल नहीं जाएंगे ना, तो इनको ये दर्द ये महसूस नहीं होगा, इनको ये एहसास नहीं होगा, और आप सियासतदान भी एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे सर। तो इसका हल तो इसी तरीके से निकल सकता है। बहुत शुक्रिया। एक ही शख्स ये कर सकता था, उसका नाम था इमरान खान, और वो क्यों नहीं कर सके? 4 साल में सब कुछ कर देना चाहिए था। सर, वो तो कह रहे थे मैं डमी था, वो तो कह रहे थे मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, वो कोई और चला रहा था हुकूमत उस वक्त में भी। आपने ही कहा ना, तो वो कैसे करते? तो बस फिर नहीं होगा, ये फिर नहीं होगा। यही मैं तसल्ली आपको दिलाना चाहता था। ठीक, तो कोई रिलीफ मुमकिन नहीं है फिर? अवाम किसी खुशफहमी में ना रहे सलीम बुखारी साहब? बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
एब्सोल्युटली। तो सर ये निगरानों के दौर में मजीद सुनामी प्लस आएगा फिर महंगाई का? सुनामी प्लस आने से पहले कुछ और ना आ जाए। मैंने कहा ना कि मैं डरा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ अवाम के गैसो गजब से निगरानों को भी और बाकी दैट पावर दैट बी को भी कि खुदा के लिए इनको जल्दी से रिलीफ दें। उनके सब्र का पैमाना हो गया लिबरेज, वो सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक। सलीम बुखारी साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, शुएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।